सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। बहराइच के जरवल बाजार के पास नेशनल हाईवे से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दो पक्षों में जमकर बवाल होता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ महिलाएं भी लाठी डंडों के साथ नजर आ रही हैं। विवाद ग्राहक और दुकानदार के बीच का था, लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो काफी देर तक सड़क पर चलता रहा। बीच सड़क पर ही लाठी डंडे चलते रहे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को बुलाया और उनको समझा करके मामले को शांत कर दिया है। लेकिन बीच सड़क पर किस तरीके से चलती रोड पर यह ड्रामा देखने को मिला और ये लाठी डंडे लेकर मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली, ये आपकी स्क्रीन पर है। और बातचीत करने के लिए अखिलेश हमारे संवाददाता बहराइच से हमारे साथ फोन लाइन पर। अखिलेश, बीच सड़क पर काफी देर तक ये मारपीट चलती रही, लाठी डंडे चलते रहे, किसी ने भी रोकने की जरूरत नहीं समझी? अनुपम जी, बता दूं कि ये पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। युवक ग्राहक ने जो है 1200 रुपए दिए थे पत्थर पर नाम लिखने के लिए दुकानदार को। 2 महीने तक दुकानदार ने जब पैसा नहीं लौटाए और ना ही पत्थर दिया तो ग्राहक ने ऊंची आवाज में बात की, जिसे तिलमिलाए दुकानदार ने ग्राहक की पिटाई कर दी सरेआम। ये मामला जरवल बाजार का है और बहराइच लखनऊ हाईवे पे 927 NH पे उसकी पिटाई कर दी ग्राहक की। हालांकि जो दुकानदार की महिलाएं हैं जो घर से निकली, देखा मारपीट हो रही तो बीच बचाव करने आई महिलाएं, लेकिन उसके बाद भी दुकानदार ने नहीं माने और ग्राहक की पिटाई कर दी। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से बीच सड़क पर देर दरादन लाठी डंडे से मारपीट हुई। और अब आप देखिए MLA साहिबा का गुस्सा। लखीमपुर खीरी में विधायक मंजू त्यागी ने धान क्रय केंद्र पर जमकर हंगामा काटा। गुस्से में धान क्रय केंद्र पर पहुंची विधायक ने क्रय केंद्र के कर्मचारियों से धान खरीद की पूरी लिस्ट मांग ली, लेकिन लिस्ट किसी के पास नहीं थी। इसके बाद श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी की विधायक मंजू त्यागी भड़क गई और कर्मचारियों को ही लताड़ लगाना शुरू कर दिया। दरअसल धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे, इसी से वो काफी नाराज हो गई। धान की तौल भी वहां पर बंद थी। ये सब देखकर विधायक ने अपना आपा खो दिया और धान क्रय केंद्र की कुर्सियों को ही फेंकना शुरू कर दिया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी श्रीनगर विधानसभा के बसहा गांव की हैं। चाली खड़ी है सुबह से, ये ऐसे तो आ रहा है। लाइए लिस्ट, लाइए भाई। लिस्ट तो भारी कीजिए भाई। कहाँ है लिस्ट? कहाँ है लिस्ट? कहाँ है? अरे भारी कीजिए हम तो क्या वो जो प्रभाव है नहीं है तो उनका फोन लगवा बात कर। हमारा सेंटर का है यार, हम धान बेचे अपने। ये तो किसान है, ये किसान है, ये तो किसान है। हम ये कह रहे हैं प्रभारी, अब हमको क्या पता? फोन लगा के बात कराओ ना, बात कराओ। प्रभारी कौन है आपके पास? प्रभारी इंद्रपाल सिंह जी। बात कराना। इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल सिंह कौन है? इंद्रपाल कौन सा? किसानों के लिए ये सब हो रहा है ना, ये सब हो रहा तमाशा। ये चाली खड़ी है सुबह से, ये ऐसे तो है। खबर पीलीभीत से, जहां पर जिलाधिकारी से शिकायत के बाद SDM भड़क गए और किसानों से अभद्रता करने लगे। तस्वीरें पूरनपुर के घाटमपुर क्रय केंद्र की हैं, जहां SDM राजेंद्र प्रसाद धान क्रय केंद्र पर किसानों से अभद्रता करने लगे। बता दें कि बोरियां न होने पर किसानों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। बौखलाए SDM का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें पूरनपुर के घाटमपुर क्रय केंद्र की। बारदाना तो अधिकारी भेजेंगे ना, तुम कह रहे भिजवा जाएगा वहाँ, भिजवा जाके वहाँ भिजवा जाएगा। मैंने DM से बात करी है, भिजवाइए जाके बारदाना, हम लोग कर रहे हैं बात। यहाँ बारदाना भिजवाइए, ये वहाँ चलेगा सब बारदाना मिलेगा कुछ 600। इसका आज चले जाओ मंडी चले। तुम क्या करते हो? और बातचीत करने के लिए सैयद परवेज हमारे साथ था, फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सैयद, पिछले वक्त हमने देखा था कि जिलाधिकारी इन्हीं अफसरों पर बरसते हुए दिख रहे थे। अब ये SDM साहब अपनी खीज उतारने के लिए किसानों पर ही अपना आपा खो बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि इस किसान की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसने एक फोन DM साहब को कर दिया। इस बात से नाराज SDM राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ तहसीलदार विजय द्विवेदी उस क्रय केंद्र के पर पहुंचे और उससे किसान से मुलाकात की जिसने फोन किया था। सिर्फ गलती छोटी सी इसलिए थी कि उसने DM को फोन कर दिया। इस बात से नाराज SDM ने उसको
सार्वजनिक तौर पे सैकड़ों किसानों के बीच में इतनी लताड़ लगाई है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। नहीं, तो सवाल यहाँ पर गया, अगर गलत हो रहा है और जिलाधिकारी को अगर फोन कर रहे हैं किसान, तो एसडीएम साहब को इतना आग बबूला होने की जरूरत क्या है? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एसडीएम साहब को सिर्फ इस छोटी सी बात का बुरा ये लगा कि उस किसान ने डीएम को क्यों फोन कर दिया, और किसी बात से कोई नाराजगी नहीं थी। वो सामान बेचते ना बेचते उनको कुछ नहीं था, वो किसान से कुछ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर हरदोई से है, जहां पर आईपीएल फैक्ट्री में गैस रिसाव से एक मजदूर की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 14 मजदूर और भी गैस से प्रभावित हुए हैं। आरोप है कि मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री के जिम्मेदार मौके से भाग गए हैं, जिससे नाराज मजदूरों ने गेट पर ही शव रखकर प्रदर्शन वहां पर शुरू कर दिया है। कंपनी के खिलाफ एफआईआर और आर्थिक मुआवजे की मांग लगातार हो रही है। फैक्ट्री संडीला इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में है। फैक्ट्री में एक की मौत हुई है, 14 मजदूर वहां पर प्रभावित हुए हैं। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, गैस रिसाव वहां पर हुआ है, जिसमें एक की मौत हुई है, 14 मजदूर वहां पर प्रभावित हुए हैं। मुआवजे की मांग को लेकर के परिवारजनों के साथ बाकी लोगों ने वहां पर फैक्ट्री के गेट पर ही शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बातचीत करने के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई दखल दिया गया है पूरे मामले में? जी देखिए, ये संडीला के आईपीएल फैक्ट्री का मामला है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री है जहाँ पे आईपीएल फैक्ट्री है, और ये गैस रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से एक मजदूर की हालत बिगड़ गई थी, ज्यादा बिगड़ गई थी। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद परिवारजनों का आरोप है कि इसको मुनीम लोग गए और जबरदस्ती इसको घर पे छोड़ा है ले जाके, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसमें एक मजदूर की और ज्यादा स्थिति खराब है, जिसको किसी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है, और बाकी कई मजदूर आंशिक रूप से। फिलहाल क्या अभी भी शव को फैक्ट्री के गेट के बाहर ही रखा हुआ है या परिवार वाले मांग गए हैं? जी, अभी भी सबको फैक्ट्री के बाहर ही रखा हुआ है, और पुलिस प्रशासन से आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए आशीष, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ और बातचीत कर रहा है। अब बात करते हैं लखनऊ पुलिस के जाबाज सिपाहियों की। लखनऊ पुलिस के जाबाज सिपाहियों की जाबाजी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो जान पर लड़कर बदमाश को पकड़ने की कोशिश करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। तारीख 19 अक्टूबर, वक्त रात 10:17। ठीक इसी वक्त एक बाइक पर सवार 3 शख्स एक गली से गुजरते हैं। बाइक आगे जाकर रुकती है और एक शख्स बाइक से उतर जाता है। तीनों आपस में कुछ बात करते हैं। इसी बीच बाइक पर बैठे 2 शख्स आगे बढ़ जाते हैं और एक शख्स पास ही खड़ी एक कार को चुराने की कोशिश में लग जाता है। चोरी के दौरान ही कार में लगा एंटी थेफ्ट अलार्म बज जाता है। और कार चोरी करने वाला शख्स कार और दीवार के बीच आकर छिपने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान उसका चेहरा सीसीटीवी की कैद में आ जाता है। जैसे ही कार चोर को कैमरा दिखता है, वो नीचे बैठ जाता है। तभी वहां से पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम गुजरती है। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसी कार के पास आकर रुक जाते हैं जिसका अलार्म कुछ देर पहले ही बजा था। बाइक पर बैठे ही दोनों पुलिसकर्मी मुआयना करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। इस दौरान कार चोर छिपा रहता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी आंखों से ओझल होते हैं, वो पास ही खड़ी एक बाइक का लॉक तोड़कर उससे भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस की वही पेट्रोलिंग टीम आती है और उसे रोक लेती है।
चोर के सामने बाइक लगाकर पुलिसकर्मी उससे रुकने को कहते हैं, लेकिन तभी चोर जोर से गाड़ी को भगाता है। दोनों पुलिसकर्मी उसे कंधे और हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन तब तक गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। एक बार तो ऐसा लगता है कि चोर ने पुलिसकर्मियों को सामने से चकमा दे दिया, लेकिन कैमरे के दूसरे एंगल से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। दोनों पुलिसकर्मी उसे कसकर पकड़े हुए हैं। बाइक कुछ ही दूर जाने के बाद गिर जाती है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच चोर फिर से उठकर भागने की कोशिश करता है तो दोनों पुलिसकर्मी उसे फिर से पकड़ लेते हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी वायरलेस से चोरी की सूचना देता है और देखते ही देखते वहां पुलिस की एक जीप और एक बाइक पेट्रोल टीम पहुंच जाती है। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोनों जाबाज पुलिसकर्मी कौन थे। ये दोनों जाबाज सिपाही अनुराग पांडे और नीतीश सरोज हैं, जिन्होंने चोर को पकड़ने में अपनी जी जान लगा दी। इनकी बहादुरी से खुश होकर कमिश्नर सुजीत पांडे ने इनाम की घोषणा भी कर डाली। दोनों सिपाहियों को 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस की कार्यशैली में हो रहा बदलाव ये साफ दिखाता है कि पुलिस पहले से अधिक सतर्क, तत्पर और तेज हो गई है। चोरी की इस घटना में पुलिस ने जैसा क्विक रिस्पांस दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और सीएम इस वक्त बैठक कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं वहां पर। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि इस वक्त मिशन शक्ति को लेकर के महिलाओं की नियुक्ति बैठक कर रहे हैं। 3 महिला पुलिस पीएसी वाहिनियों की स्थापना, लगभग 1,600 एंटी रोमियो स्क्वाड्स को प्रदेश भर में कोविड-19 अनलॉक प्रक्रिया के बाद पुनर्जीवित करना, निर्भया फंड के सहयोग से संचालित प्रदेश में सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ में लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करना इत्यादि शामिल है। सेफ सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम, पिंक पेट्रोल कार्स जो की संख्या में 104 हैं, पिंक बूथ्स, पिंक टॉयलेट्स, 1090 कॉल सेंटर का विस्तार एवं 112 सेवा से उसका एकीकरण, बसों में पैनिक बटन इत्यादि की व्यवस्था करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अंत में पिछले 5 दिवसों में मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान का रिपोर्ट कार्ड भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदय, इस दौरान चलाए गए सघन अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड्स द्वारा 31,903 स्थानों पर चेकिंग की गई, 1,20,560 लोगों से पूछताछ की गई, 15,512 शपथ पत्र बढ़वाए गए, जिनमें अभिभावकों द्वारा 5,081 शपथ पत्र भरे गए। कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 4,028 लोगों के विरुद्ध 107-16 CRPC की, 2,243 लोगों के विरुद्ध 151 IPC की, 1,160 लोगों के विरुद्ध 110 GCRPC की, 255 लोगों के विरुद्ध 294 IPC की तथा 923 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। उल्लेखनीय है कि जनपद हरदोई, रायबरेली व लखीमपुर खीरी के द्वारा अब तक इस अभियान में तुलनात्मक रूप से अच्छी कार्रवाई की गई है। मनुस्मृति में अध्याय 3 में अवधारित भाव यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु प्राप्लाः प्रिया को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने के काम में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे, ताकि देवता तुल्य महानुभाव यहाँ रमण करने हेतु सदा प्रेरित रहें, न कि उत्पीड़क और आतताई। अब मैं यदि महोदय की अनुमति हो तो अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवस्थी जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध। मैं लक्ष्मी IG लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करें। संजीव जी, क्या करना है इसमें? सर बटन दबाना है सर।
धन्यवाद सर। सभी थानों में, सभी 1535 थानों में आपने अभी महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है सर। एक छोटी फिल्म भी इस अवसर पर तैयार की गई है पुलिस विभाग द्वारा। डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके बड़े पैमाने पर ये काम का जब आरंभ कर रहे हैं, तब डिपार्टमेंट और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके कतिपय जनपदों से जुड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे संवाद कराने का कष्ट करें। आईजी लखनऊ साहब। सर, हम अपनी वार्ता कार्यक्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहते हैं। हम अपनी वार्ता कार्यक्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहेंगे। नोएडा अनम्यूट करके अपनी बात करें। नमस्कार सर, मैं गौतम बहुत पहले अपनी संपूर्ण टीम के साथ आपको सीधे से प्रणाम करता हूँ सर। और डिस्टर्बेंस कहाँ से भाई? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? एक महिला बाल सहायता कक्ष बनाया गया था। ये हेल्प डेस्क के लिए एक सूचीकृत व्यवस्था है जो हमने हर थाने पर दी है। इसमें संपूर्ण पारदर्शिता के साथ और परस्पर विश्वास के साथ एक संवाद स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे सर स्क्रीन पे, ये एक कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन महिला अधिकारी नियुक्त है। इसमें सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है और इस मिशन की शुरुआत के लिए एक जागरूकता का प्रचार वाहन जिसमें वीडियो मैसेजेस थे उसको यहाँ से रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन सुदूर क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में
ऐसे क्षेत्रों में जहां महिलाएं और बच्चियां अधिक संख्या में आती हैं जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जगह जगह चौपाल लगाई और नगर के व्यस्त इलाकों में यहाँ पर संवाद स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्चुअल और रियल लाइफ में साइबर में जो जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसके बारे में वेबिनार के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया है। हमने विशेष ध्यान इसमें लड़कों के ऊपर भी लिया गया है, जो एडोलेसेंट लड़के हैं जो 12 से 14 साल से सेंसिटाइज किया गया है और उनको ये बताया गया है कि प्रत्येक महिला और नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है और ये कतई मैनली नहीं है कि आप किसी बच्ची को या किसी महिला का असम्मानजनक कोई व्यवहार करें या उनको छेड़ दें। इसका मुझे उम्मीद है सर बहुत पॉजिटिव आगे रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त आज सोनोग्राफी बनाने के लिए हमने यूएससी ट्रेनिंग जुड़ो की डिफरेंट आर्टिकल्स में दी है। एक शूटिंग एकेडमी या नेशनल लेवल की शुरू हुई है जिसमें महिला प्रतिभागियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। रजिस्टर कहाँ से है भाई? ऐसे स्थानों पर महिलाओं को भ्रमण आयोजित किए गए जहां उन्हें अकेले जाने में डर लगता था, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट के लिए महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करके ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां पर उनको आवश्यकता थी कि और बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसको हमने स्वयं सिद्धा का नाम दिया है। जिन टीम्स के साथ ऐसे स्थान पर पुलिसिंग और सुदृढ़ की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के प्रति कार्रवाई की गई है और इसके अतिरिक्त अभिभावकों के साथ ऐसी नई उम्र के लड़कों को जो किसी प्रकार की नासमझी करते हैं या महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई है और अंत में उनका जहां ऐसे लोग मिले जो जिनके व्यवहार एनफोर्समेंट और चालान की कार्रवाई की जा रही है। इस सभी प्रक्रिया को व्यापक मीडिया के माध्यम से एक्सपोजर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर आईटीआई के प्रिंसिपल मैडम गोयल भी हैं जो इस पुलिसिंग में जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगी अगर आपकी अनुमति हो। हाँ, आप उनको बुलाइए। नमस्ते सर, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको 9 दिन का शारदीय और शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सब क्षेत्र के परिवेश में आता है। सबसे पहले जब आपकी सरकार आई तो मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि पहला जो मैंने आपकी सरकार आने के बाद जो महसूस करा वो ये था कि पहली बार पुलिस टीम एक आईटीआई के अंदर आई और उन्होंने बोला आप एक महिला है और एक आईटीआई को चला रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपको किसी तरह की कोई अव्यवस्था का महसूस तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर करीबन 250-300 बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो पहली बार मुझे लगा कि प्रदेश में सरकार बदली है। ये बहुत बड़ी सर आपके नेतृत्व में आपके आने के तुरंत बाद ये हमने ऐसे नागरिक हमने ये बात महसूस करी। उसके सर बाद पुलिस अधिकारी थी वो हमारे यहाँ आती रही और हमने योजना बनाई मैडम के साथ मिलकर कि जो हमने आईटीआई का प्रांगण था हमने उसको इस्तेमाल किया। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं थी, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी या हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको हम अपनी आईटीआई में लेके आते थे और आपके यहाँ से जो पुलिस टीम थी वो हर हफ्ते में एक बार मोबिलाइजेशन का काम हमें दिया गया और पुलिस टीम आपकी वहाँ पर आती थी। तो महिलाओं को जागरूकता अभियान जो उनके लीगल राइट्स है, पुलिस के साथ वो किस तरह का सहयोग पा सकती है, इस तरह की पूरी शिक्षा हर हफ्ते उनको दी जाती है। और ये कार्यक्रम करीबन 1.5 साल से चल रहा है। इस हफ्ते में सर 2 बार तो प्रोग्राम है, करीबन मैं समझती हूँ करीबन नहीं तो 3 से 4,000 महिलाओं को ये इस्तेमाल करते हुए दी जाती है। और मैं सर चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है आईटीआई जो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होते हैं, तो अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको आईटीआई में कुछ इस तरह की जो डेस्ट्यूट वुमेन है, जो परेशान महिलाएं हैं, अगर हम उनको आईटीआई तक ला सके और प्रदेश से महिलाओं को आईटीआई में भी लाके कुछ प्रोग्राम करा सके, तो इस तरह की सर कोई योजना बनाई जाए और आईटीआई का प्रांगण उसके लिए इस्तेमाल करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सर फिर
नमस्ते। एक तो आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हमें ज़रूर समझनी पड़ेंगी। एक तो महिला संबंधी जो अपराध हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेज हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है। इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस देश से संचालित हो रहे हैं, जैसे वीमेन पावर लाइन